Jai Hind. Today we are going to read chapter 25 of class 8 SST book Our Criminal Justice System. आज हम लोग क्लास 8 की SST की बुक के चैप्टर 25 जो कि हमारा आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको देखने की कोशिश करेंगे। आर मीन्स हमारा, क्रिमिनल मीन्स अपराधी, जस्टिस मीन्स न्याय, सिस्टम मीन्स प्रणाली या विधि। तो आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीन्स हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हिंदी में हम लोग हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कहेंगे। आप क्रिमिनल जस्टिस के लिए दंड न्याय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीन्स आपराधिक न्याय प्रणाली। क्रिमिनल जस्टिस इज अ प्रोसेस। क्रिमिनल जस्टिस इज अ प्रोसेस मीन आपराधिक न्याय एक प्रक्रिया है इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें कई चरणों की एक श्रृंखला होती है। इन्वॉल्विंग अ सीरीज मीन सीरीज को हिंदी में हम लोग श्रृंखला कहते हैं। ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स मीन यहाँ पे आप हिंदी में स्टेप्स के लिए अ सीरीज ऑफ स्टेप मीन कई चरणों की एक श्रृंखला होती है। आपराधिक न्याय एक प्रक्रिया है जिसमें कई चरणों की एक श्रृंखला होती है। बिगिनिंग विथ ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जिसकी शुरुआत एक आपराधिक जांच से होती है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मीन आपराधिक जांच। यहाँ पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, जिसको हम लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CID कहते हैं। कभी कभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जगह आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट शब्द भी मिल जाएगा। दोनों को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CID कहते हैं। इस तरह CID का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दोनों हो सकता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को हिंदी में हम लोग अपराध जांच विभाग कहते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रिटेन की राज्य पुलिस और ब्रिटिश राष्ट्रकुल देशों की राज्य पुलिस के अंतर्गत आने वाली एक इकाई होती है CID। यहाँ पर ब्रिटेन की राज्य पुलिस और ब्रिटिश राष्ट्रकुल देशों की राज्य पुलिस से मतलब है कि ब्रिटेन में जो पुलिस काम करती है वो, और जितने भी देश अपने आज़ादी से पहले ब्रिटेन मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उनके देश में जो पुलिस कार्य करती है उसके अंतर्गत आने वाली एक इकाई होती है CID, जिसके लोग आम पुलिस की तरह वर्दी नहीं पहनते, वो सादे कपड़ों में रहकर अपना कार्य करते हैं। 1854 में ब्रिटेन के नॉटिंघम बरो पुलिस ने पहली ऐसी शाखा स्थापित की थी। CID की तरह कार्य करने वाली पुलिस की पहली इकाई 1854 में ब्रिटेन के नॉटिंघम बरो पुलिस ने स्थापित की थी। और 1878 में चार्ल्स विंसेंट 1878 में चार्ल्स विंसेंट ने मेट्रोपोलिटन, यहाँ पर चार्ल्स विंसेंट ने मेट्रोपोलिटन पुलिस सर्विस CID की स्थापना की। इसलिए विंसेंट को CID का संस्थापक, फाउंडर ऑफ CID माना जाता है। भारतीय पुलिस की जांच और खुफिया शाखा है CID। जो भारत में CID की इकाई काम करती है वह भारतीय पुलिस की जांच और खुफिया शाखा है। इस संस्था की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1902 AD में की थी। भारत में CID की स्थापना 1902 AD में ब्रिटिश
सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद भारत की पूरी जो सरकारी जिम्मेदारी थी भारत वो इंग्लैंड के सरकार ने, इंग्लैंड के क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इंडिया पर समाप्त हो चुका था और इंडिया में जो भी कानूनी कार्य किए जाते थे वे सभी इंग्लैंड के क्राउन के अंडर में किए जाते थे। इस तरह 1902 AD में CID की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। CID की सबसे पहले स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, इसलिए परिभाषा में हम लोग डिफिनीशन में हम लोग ब्रिटेन की राज्य पुलिस और ब्रिटिश राष्ट्र कुल देशों की राज्य पुलिस के अंतर्गत आने वाली एक इकाई CID को समझते हैं। CID में फॉरेंसिक साइंस एक विज्ञान है जो अपराध से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस में अपराध का पता लगाने के लिए शरीर के तरल पदार्थों की जांच की जाती है। जो अपराधी होते हैं उनके शरीर के तरल पदार्थों मतलब जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनकी जांच की जाती है और पता लगाया जाता है। जो रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट अदालतों में बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है प्रमाण के नज़रिए से। यहाँ पर ये तो बात हुई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। आगे आपका है एंड एंडिंग विद द रिलीज ऑफ अ कन्विक्टेड ऑफेंडर फ्रॉम करेक्शनल सुपरविजन। यहाँ पर जो शब्द एंडिंग विद द रिलीज ऑफ, एंडिंग मतलब और समाप्त होता है, जो जिसकी शुरुआत एक आपराधिक जांच से होती है और उसका अंत या समाप्ति होती है, वो जांच समाप्त होता है। रिलीज ऑफ अ कन्विक्टेड ऑफेंडर, एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के लिए हिंदी में शब्द है दोषी ठहराया हुआ अपराधी या मुजरिम। कन्विक्टेड ऑफेंडर के लिए आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफेंडर के लिए आप दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कल्प्रिट, परपिटेटर, रिपीटर, फेलॉन, लॉ ब्रेकर, रेसिडिविस्ट, जेलबर्ड मीन्स अपराधी जिसको कि दोषी ठहराया गया हो। कन्विक्टेड के लिए आप यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। क्रिमिनल, डेलिंक्वेंट, गिल्टी, डूम्ड, ब्लेमवर्दी, कंडेम्ड। मतलब कंडेम्ड मीन्स अपराधी ठहराया जा चुका है। तो कन्विक्टेड ऑफेंडर मीन्स अब ऐसा मुस्लिम जिसको अपराधी ठहराया जा चुका हो कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर अपराधी ठहराया गया हुआ व्यक्ति या मुजरिम उसकी रिहाई से समाप्त होता है, उस आपराधिक जांच की समाप्ति होती है। करेक्शनल सुपरविजन, करेक्शनल के लिए आप दूसरे वर्ड सिविलाइजर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिविलाइजर सिविलियन या सिविल शब्द से बना हुआ है। सिविल मतलब होता है सभ्य, नागरिक मतलब नागरिक। तो जब कोई अपराधी होता है तो उसको ऐसी जगह पर करेक्शनल सुपरविजन में भेजा जाता है कि वह एक सभ्य नागरिक बन सके, दोबारा अपराध ना करे और समाज में एक सभ्य नागरिक के तरह भाग ले सके। मतलब समाज के हित में कार्य करे, समाज के हित के विरुद्ध कार्य ना करे, मतलब अपराध ना करे और वह एक सभ्य नागरिक बन सके देश का। इसलिए उसको करेक्शनल सुपरविजन में अपराधियों को भेजा जाता है। सुपरविजन के लिए आप दूसरा शब्द इंस्पेक्शन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। करेक्शनल सुपरविजन की हिंदी होती है सुधारात्मक पर्यवेक्षण। सुपरविजन मीन्स देख रेख करने वाला। तो अपराधियों को ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां उनकी देख रेख होती है और उनको समाज के मुख्य धारा में रहने लायक, मतलब उनको अपराध से दूर और सभ्य समाज में रहने योग्य बनाने के लिए उन पर कार्य किया जाता है। जब जेल प्रशासन को लगता है कि अपराधी सुधर चुका है, अपराधी अपने पूर्ववर्ती कार्यों के प्रति अफसोस प्रकट करता है, पश्चाताप करता है और वह समाज की मुख्य धारा में रहने योग्य हो जाता है, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एंड हो जाता है रिलीज ऑफ अ कन्विक्टेड ऑफेंडर के द्वारा। रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग आर एट द सेंटर ऑफ दिस प्रोसेस। इसका मतलब है नियम और
निर्णय लेना इस प्रक्रिया के केंद्र में है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो समाज को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए अदालतें और कानून प्रशासन जो निर्णय और नियम बनाते हैं वह बहुत ही मुख्य होते हैं। इसलिए जो नियम निर्णय होते हैं वो सभी केंद्र में होते हैं, उन पर बहुत गहन विचार किया जाता है, तब नियम और निर्णय बनाए जाते हैं और निर्णय दिए जाते हैं। नियम बनाए जाते हैं और अदालतों के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं बहुत गंभीरता से विचार करने के पश्चात। ये ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही फैसला हो गया, निर्णय हो गया। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है प्रूडेंस और डिस्क्रेशन। प्रूडेंस की हिंदी होती है विवेक, डिस्क्रेशन की भी हिंदी होती है विवेक। विवेक का मतलब होता है किसी भी मुश्किल समय में, किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है उस स्थिति का सामना करने के लिए, उसी को हम लोग उस व्यक्ति का विवेक कहते हैं। प्रूडेंस और डिस्क्रेशन के लिए आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, रीजन, सेंस, रिफॉर्म, सेपियंस, सैनिटी, फेथ, वर्डिक्ट, रूलिंग, कंक्लूजन, थॉटफुलनेस। इन शब्दों का प्रयोग आप प्रूडेंस और डिस्क्रेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर दी हुई है, द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग हिंदी में भारतीय उच्चतम न्यायालय कहते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा भारतीय उच्च न्यायालय शब्द आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैपिटल SC से डिनोट करते हैं। सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया। सुप्रीम मतलब होता है सर्वोच्च, जुडिशियल मतलब होती है न्यायिक, बॉडी मीन्स निकाय या संस्था। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायिक निकाय या संस्था है वह सुप्रीम कोर्ट है। एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के संवैधानिक नाम पर विचार करेंगे, आमतौर पर लोग कहते हैं कि केवल इंडिया नाम है भारत का, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप नेम देखेंगे या किसी भी दूसरे देश में भारत के नेम को देखेंगे तो आपको वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कभी भी द इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय गणराज्य। गणराज्य मीन्स मतलब ऐसा क्षेत्र या ऐसी इकाई जो कि जनता के द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जाती है। एंड द हाईएस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च जो कोर्ट है, जो न्यायिक इकाई है वह सुप्रीम कोर्ट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के तहत। It is the most senior constitutional court and has the power of judicial review. It is the most senior constitutional court मतलब यह सबसे सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। मोस्ट सीनियर मीन्स सबसे सर्वोच्च, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक, कोर्ट मीन्स न्यायालय है। एंड हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स मतलब इनके पास ऐसी, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि यह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है या भारत के अन्य जो न्यायालय कोर्ट जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों पर यह सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है, वह निर्णय को पलट सकती है, निर्णय की दूसरी परिभाषा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सभी शक्तियाँ होती हैं कि वह किसी फैसले पर विचार करके
फैसले को पलट सकती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। किसी टाइम पर कोई निर्णय सही हो सकता है और समय बीतने के बाद वह निर्णय गलत भी साबित हो सकता है, और इस तरीके से ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू पावर का यूज करके न्यायिक समीक्षा करके फैसलों को पलट सकती है। इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड एंड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके लिए शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे CJI। CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य होते हैं, मतलब प्रधान होते हैं। हेड मीन्स मुख्य या प्रधान होते हैं। एंड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो CJI होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या उच्चतम न्यायालय शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंसिव पावर्स इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत व्यापक शक्तियाँ होती हैं। एक्सटेंसिव पावर्स में व्यापक शक्तियाँ मतलब बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और किन रूपों में होती हैं? ओरिजिनल मीन्स मूल, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वे शक्तियाँ होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अपीलेट, अपीलेट मतलब अपीलीय शक्तियाँ होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। नॉर्मली ऐसे निर्णयों, ऐसे वर्डिक्ट के खिलाफ अपील किया जाता है जो हाई कोर्ट फैसले करता है। उन फैसलों से अगर जो व्यक्ति या संस्था असंतुष्ट रहते हैं वे सभी सुप्रीम कोर्ट में उन फैसलों के खिलाफ अपील दायर करते हैं। तो इसी को हम लोग अपीलेट कहते हैं। तो इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए जो शक्तियां होती हैं या सुनवाई करने के लिए जो शक्तियां होती हैं वह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। जो हाई कोर्ट के खिलाफ अपील किए जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील किए जाते हैं, उनके खिलाफ जो फैसले लेने की शक्ति होती है वह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी मीन्स होता है सलाहकार, न्यायिक शक्तियाँ। एडवाइजरी मतलब कभी कभी सरकारें कुछ गलत नियम बनाने लगती हैं या कोई संगठन संस्था कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनसे पर्यावरण या भारतीय नागरिकों के हितों का नुकसान होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो इस दशा में, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही ऐसी संस्थाओं या ऐसे राज्य सरकारों को या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को सलाह देती है कि आप जो कर रहे हैं वह बहुत लोगों के हित में नहीं है, मतलब वह भारतीय नागरिकों के हित में नहीं है या प्राकृतिक हित में नहीं है। तो इसको आप एक बार विचार करिए। इसी को हम लोग कहते हैं सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। तो ये सभी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब संघीय न्यायालय, भारत का संघीय न्यायालय। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक एक्ट आया था जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में GOI एक्ट 1935 भी कई बुक्स में देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इसी के अंदर में 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और 28 जनवरी जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने हासिल किया तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे देखना चाहें तो 9:45 AM पे हुए
जब उसकी पहली सिटिंग स्टार्ट हुई या पहली हियरिंग स्टार्ट हुई। ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर न्यायिक क्षेत्र है। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स न्यायिक क्षेत्र। सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी। सिविल के लिए आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं दीवानी या नागरिक, क्योंकि सिविल सिविलियन से बना हुआ है, सिविलियन सिविल से बना हुआ है। सिविलियन मीन्स नागरिक, तो सिविल मीन्स नागरिकों से संबंधित जो अधिकार होते हैं, जो फैसले होते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आते हैं, जिनके लिए आप दीवानी या नागरिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिमिनल मीन्स आपराधिक जो निर्णय लेने होते हैं फैसलों पे, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं। एंड एडवाइजरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, कि कभी कभी संविधान के कुछ आर्टिकल्स की व्याख्या करने के लिए या शेड्यूल्स की व्याख्या करने के लिए, उनकी सही डिफिनीशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज करती है, अपनी शक्ति का यूज करती है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। एंड एडवाइजरी मतलब जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि संस्था या सरकारों को सलाह देती है सुप्रीम कोर्ट कभी कभी, तो उसको हम लोग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं, मतलब सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। नेक्स्ट आपका है लोकेशन। लोकेशन मतलब होता है स्थिति या स्थान। तो अपने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है वह तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली, भारत में है, इंडिया में है। आप न्यू दिल्ली में तिलक मार्ग में देखेंगे मैप पर तो आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, उसका लोकेशन मिल जाएगा। मोटो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, यतो धर्मस् ततो जयः। मोटो मीन्स होता है a short sentence or phrase that expresses the aims and beliefs of a person, a group, an organization, etc. मोटो मतलब होता है एक प्रकार का एक छोटा वाक्य होता है या फ्रेज होता है। फ्रेज हम उसको कहते हैं जिसमें कुछ शब्दों के मेल से एक छोटा सा सेंटेंस वाक्य बनाया जाता है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो मोटो एक तरीके का एक शॉर्ट सेंटेंस होता है या फ्रेज होता है, जिससे कि किसी संगठन या संस्था या किसी भी इंस्टीट्यूशन का मेन एम पता चलता है, मतलब वह किस लिए बनाया गया है और उसकी क्या खासियत है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उसी को हम लोग मोटो कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कि वो न्याय से संबंधित है, जस्टिस से संबंधित है और भारत की सर्वोच्च इकाई है, सर्वोच्च जस्टिस बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, इसलिए जो उसका मुख्य उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट का, उसका मुख्य उद्देश्य है आपका यतो धर्मस् ततो जयः, मतलब ट्रांसलेशन है नीचे, ये संस्कृत का एक श्लोक है, यतो धर्मस् ततो जयः, यतो धर्मस् ततो जयः। यह एक श्लोक है संस्कृत का जो कि महाभारत से लिया गया है और यह महाभारत में कुल 11 बार आया हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव पुत्र अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उसमें यह श्लोक 11 बार आया हुआ है, वहीं से इस श्लोक को लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद है वेयर देयर इज राइटनेस मतलब जहाँ पर सच्चाई है, अच्छाई है, जिसके लिए संस्कृत में जो श्लोक है उसके लिए वर्ड यूज किया गया था धर्म, मतलब जहाँ पर सच्चाई है, धर्म है, देयर इज विक्ट्री, जय, वहाँ पर निश्चय ही जीत है, जय है, विजय है, मतलब जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय होनी ही है, भले ही थोड़ा समय लगे, थोड़ा देर हो, लेकिन आपको अंत में आपको जीत होनी निश्चित है। तो यह मोटो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य लक्ष्य है, ध्येय वाक्य है। यहाँ पर इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिव एंड लेट लिव, दैट्स माई मोटो, मतलब जियो और जीने दो, यह मेरा मुख्य
उद्देश्य है, मतलब मेरे जीवन में जो मुख्य मेरी बिलीफ है, मुख्य मेरी जो मान्यता है, जो मेरे विचार हैं, वह ऐसा है कि मैं जीऊँगा और लोगों को जीने दूंगा, मतलब किसी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। तो यह मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो मोटो, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। आफ्टर दिस वी हैव कंपोजिशन मेथड। कंपोजिशन मेथड मतलब संयोजन या रचना विधि, मतलब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बनता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मेथड से सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, मतलब वहाँ पर जज कार्य करते हैं। कॉलेजियम को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपके स्कूल के मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आपके स्कूल में कौन काम करेगा, कौन टीचर काम करेगा, कौन कौन स्टाफ काम करेगा, कौन कौन वहाँ पर प्यून और वर्कर्स काम करेंगे। ये सभी निर्णय डिसीजंस आपके मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज अपॉइंट होंगे, यह जो फैसले होते हैं वह कॉलेजियम लेती है। कॉलेजियम एक यूनिट होती है जिसमें 4 और 5 या इससे भी ज़्यादा जज, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी को मिलाकर एक टीम बना दिया जाता है जिसको कॉलेजियम कहते हैं। जैसे लोकल लेवल पर पंचायत होती है, 5 लोगों के एक सदस्य को, एक इकाई को हम लोग पंचायत कहते हैं, वैसे ही 4-5 या कुछ और जजों जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब वो लोग साथ में मिलकर काम करने लगते हैं तो उसको हम लोग कॉलेजियम कहते हैं। और यही कॉलेजियम डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज अपॉइंट होंगे, कौन जज कार्य करेंगे, कौन नहीं करेंगे। कॉलेजियम को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग कॉलेजियम को इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट आपका आगे है ऑथराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑथराइज्ड बाय मतलब किसके थ्रू अधिकार प्राप्त करता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इतने अधिकार कैसे प्राप्त हैं, वह इतनी शक्तिशाली कैसे है। तो जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट को इतने अधिकार प्रदान किए हुए हैं। जज टर्म लेंथ। जज टर्म लेंथ मतलब होता है जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य करते हैं, कार्यरत है, उनके अवधि कितनी होगी, उनके कार्यकाल की अवधि कितनी होगी, मतलब काम करने के टाइम लिमिट कितनी होगी। तो मैंडेटरी रिटायरमेंट एट 65 ईयर्स ऑफ एज। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, मतलब निश्चित रूप से। रिटायरमेंट के लिए हिंदी में शब्द है निवृत्ति या कार्यमुक्ति या अवकाश ग्रहण करना। तो अनिवार्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 साल की उम्र तक में उनको अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त कर दिया जाता है, मतलब उनको अवकाश प्रदान कर दिया जाता है, निवृत्ति दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप वेबसाइट देखने की कोशिश करेंगे तो आपको www.sci.gov.in आ रहा हूँ। वेबसाइट के लिए आप देख सकते हैं www.sci.gov.in। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। SCI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, GOV मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर यह एक वेबसाइट है। जिस तरीके से वेबसाइट एक जनरल डोमेन नेम होता है, सामान्य डोमेन नेम होता है, जैसे wikipedia.org, google.com, amazon.com, यह कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं। नीचे लिखा हुआ है एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एपेक्स मीन्स होता है सर्वोच्च। इसकी जगह आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जेनिथ, टॉपिंग, etc। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं एपेक्स की जगह। एपेक्स मीन्स सर्वोच्च संवैधानिक कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ कार्य करने होते हैं। इट टेक्स अप अपील्स primarily against verdicts of the high courts of various states of the union and other courts and tribunals। जैसा कि हमने आपको पहले बताया वीडियो में, जो
सुप्रीम कोर्ट होती है वह मुख्य रूप से जो हाई कोर्ट जो फैसले करता है, निर्णय करता है, उनके खिलाफ जो अपील दायर किए जाते हैं वह सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से देखती है, जो कि राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों के द्वारा या दायर किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसलों के खिलाफ भी अपनी सुनवाई करती है, जो कि और न्यायालयों के द्वारा या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा फैसले के विरुद्ध अपील किए जाते हैं। तो इन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई देखती है, सुनती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर फंडामेंटल्स हो गया, आप फंडामेंटल ही लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज अनदर स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए और जो अलग अलग राज्यों के जो सरकारें होती है उनके बीच में जो बात विवाद है, जो डिस्प्यूट्स है, मतलब जो अनबन है या किसी बात को लेकर जो झगड़ा चल रहा है अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, उन सभी के बीच में एक संतुलन स्थापित किया जाए, एक सामान्य व्यवस्था कायम की जाए कि दोनों राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, जो विवाद का कारण है, उन सभी को समाप्त किया जाए। तो इन सब से संबंधित जो केस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो सभी सुप्रीम कोर्ट केस सुनती है और अपना निर्णय देती है, फैसला करती है। The law declared by the Supreme Court becomes binding on all courts within India and also by the union and state government. और जो फैसले सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वह भारत में जितने भी कोर्ट हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर यूनियन यहाँ पर शब्द है, यूनियन शब्द यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज हुआ है। एंड स्टेट गवर्नमेंट में राज्य सरकारें, तो भारत में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने भी कोर्ट हैं उन सभी पर लागू होगा और उनको मानना ही पड़ेगा जो फैसले सुप्रीम कोर्ट देगी। मतलब उन लोगों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा, वो उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर आगे है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले CJI SJ कनिया है। यहाँ पर कई बच्चे इसको कानिया बोलते हैं, लेकिन वो कानिया नहीं, कनिया शब्द है, जिनका फुल फॉर्म है सर हरिलाल रेकी सुनदास कनिया, जिनका जन्म 3 नवंबर 1890 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 नवंबर 1951 को हुई थी। और जैसा कि आपको पता है CJI ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। तो पहले CJI SJ कन्या थे, तो इसलिए इनका जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुआ था वह इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। The Supreme Court initially had its seat at the Chamber of Princes in the Parliament building where the previous Federal Court of India sat from 1937 to 1950. सुप्रीम कोर्ट जब बना था 1937 में, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो जब अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठकें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में करता था, पार्लियामेंट बिल्डिंग में। पार्लियामेंट बिल्डिंग मतलब संसद भवन में, जहाँ पर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और आज़ादी तक सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठकें वहीं पर करता रहा। और 28 यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को 9:45 AM पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई, जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तब 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट की बैठकें दिल्ली में होने लगे और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। Originally, the Constitution of India envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and 7 judges, leaving it to Parliament to increase this number.
जब शुरुआत में मतलब जब संविधान की रचना हुई थी शुरुआत में, तो उसमें एक मुख्य जज थे जिनको कि चीफ जस्टिस कहा गया और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लीविंग इट टू पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर, और यह निर्णय या शक्ति संसद को दे दिया गया कि वह इस संख्या को मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ानी है कितनी रखनी है, इस शक्ति को भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसमें 1 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि सर SJ कन्या थे, और 7 और जजेस थे। तो इस प्रकार स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस वर्क कर रहे थे। प्रेजेंटली इंडिया में 33 जज हैं और 1 CJI हैं। इस तरह प्रेजेंटली इंडिया में 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कार्य कर रहे हैं। In formative years, the Supreme Court met from 10 to 12 in the morning and then 2 to 4 in the afternoon for 28 days in a month. जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट 2 बैठकें करता था, सुबह 10 से 12 बजे तक पहली शिफ्ट में, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में सुप्रीम कोर्ट दोपहर के 2 से 4 बजे तक अपनी बैठकें करता था और 1 महीने में 28 दिन तक ही ये बैठकें होती थी। भारत में जो प्रेजेंटली CJI हैं वह 48 नंबर के हैं, जो इनको हम लोग NV रमन्ना के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को 24 अप्रैल 2021 को जाकर संभाला, मतलब वहाँ पर चार्ज टेक किया। नूथालपति वेंकट रमन्ना इनका फुल नेम है, NV रमन्ना का। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।